9 है ना। इस यूनिट 9 में चैप्टर कौन कौन से हैं? हाँ, अध्याय कौन कौन से लास्ट चैप्टर है? अध्याय 14 एवं 15, जिसका नाम एक का दोलन और एक का नाम है तरंग। तो थोड़ी सी देर आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बहुत अच्छे से प्रश्न बैंक उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले तरंग किसे कहते हैं? मैं बार बार प्रश्न पूछता हूँ तरंग किसे कहते हैं। तो कोई बच्चे अलग अलग प्रकार के ये तरंग जो है हमको अगले साल में बहुत यूज आता है। और तरंग हमेशा जब भी अपन पढ़ते हैं तो तरंग के बारे में बहुत कुछ लोग पूछते हैं। तो किसे कहते हैं तरंग? आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th 9th में भी था एक तरंग वाला चैप्टर। किसे कहते हैं तरंग? दोनों को कंबाइन करके पढ़ाएंगे पहले से, है ना। उसके बाद फिर इनकी क्वेश्चन आंसर करा देंगे। तरंग किसे कहते हैं? नहीं मालूम है? जैसे पानी भरा हुआ है या वायु है ना, पूरे कमरे में वायु भरी, हम जोर से जोरदार फटका मारेंगे इसे तो आप तक क्या आएगा? कुछ कड़ाके टकराएंगे, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने अपन को पुश किया। तो उसको क्या कहेंगे? माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। थोड़ा सा लिख लें, तरंग किसे कहते हैं? तरंग किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होता है? किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की? इसका कुछ बेसिक चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो अगला अपने प्रश्न सारे सरल हो जाएंगे। यह कितने प्रकार की होती है? तो मैंने बोला, क्या बोला है? माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। क्या लिखेंगे? माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ठीक है, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। यह दो प्रकार की, यह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है ना? नंबर 1 अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है? पहले क्या बोला? अब इसकी अलग अलग रूप में अलग अलग डेफिनेशन को अपन बहुत सरल डेफिनेशन बता रहा हूँ। जैसे ये जो तरंग ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ये क्या बना? और ये भी क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? अब जो तरंग सरंग और गर्त के रूप में चलती है, किस रूप में चलती है? उसे कौन सी तरंग कहते हैं? मुझे क्या हो जाएगा? सभी को वह तरंग जो सरंग और गर्त के रूप में चलती है, गर्त के रूप में चलती है, क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। समझ में आया? दूसरा क्या है? अनुदैर्घ्य। क्या नाम लिखा? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सी होती है अनुदैर्घ्य? बच्चों इधर समझना, ऐसे चलती तरंग। ये क्या हुआ यहाँ? यहाँ ये फिर क्या होगा? फिर यहाँ क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर देखेंगे तो ये पास पास है, इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। और ये विलयन। ये क्या? और ये क्या? तो वह तरंग को संपीड़न और विलयन के रूप में चलती है, उसे कौन सी तरंग कहते हैं? समझ में आ गया? तो वह तरंग जो इसके रूप में चलती है संपीड़न और विलयन के रूप में चलती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। वह तरंग जो किस रूप में चलती है? संपीड़न एवं विलयन के रूप में चलती है, विलयन के रूप में चलती है। क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो आपको दोनों तरंग की समझ में आ गई। कौन कौन सी तरंग किसे कहते हैं?
माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? जो संपीड़न और विकलन में होते हैं, इसे कौन सी कहते हैं? और जो तरंग और दैर्घ्य के रूप में चलती है। आपको समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न अपन इसमें पहले अपना उसकी बात करें, इसकी प्रश्न में अध्याय 9 में पहला रिक्त स्थान लिखो, साथ साथ कर लेते हैं, है ना। पहला जो ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, साथ साथ करेंगे। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इन्हीं को याद करें अच्छे से। पहले देखिए फर्स्ट क्या बात कर रहे हैं? सेकंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। सेकंड ये कई बार परीक्षा में भी पूछा हुआ है, का आवर्तकाल होता है। बोलो, जेस होता है ना, ऐसा जेस होता है। कितना आंसर पहले सारे लिखने से बता देते हैं। दूसरा नंबर डालो। दूसरा नंबर है किसी तरंग का आयाम, किसी तरंग का आयाम, है ना, समय पर खाली स्थान है, उसमें पीछे निर्भर और अनिर्भर दे रखा है। तीसरा देखिए, तीसरा सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के सरल आवर्त गति में त्वरण के विस्थापन के अपडेट होता है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर बाह्य आवर्ती बल के अधीन दोलन होता है। बाह्य आवर्ती बल के अधीन दोलन को बेसिस दोलन कहते हैं, है ना। लास्ट पांचवा में क्या है? आपतित, क्या बोला मैं? तथा परावर्तित तरंगों के बीच डेज का कालांतर होता है, ठीक है। कितने हो गए? पहले वाला सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड। परिभाषा है इसकी, बस वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो, कौन सा लोलक कहलाता है? सेकेंडरी लोलक। किसी तरंग का आयाम समय पर नहीं निर्भर करता है ना। निर्भर करता है क्या? नहीं करता है, तो लिख देंगे निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। फिर अगला सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। अगला क्या आएगा? अभी सिद्ध भी करेंगे इसको, समानुपाती, है ना। क्या लिखेंगे इसमें? समानुपाती। फिर अगला बाह्य आवर्ती बल अधीन दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रणोदित। फिर नेक्स्ट लास्ट क्या है? परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगों के बीच का कोण या तो अपन 180 डिग्री लिख लो या पाई, दोनों राइट। अगला प्रश्न, अगला हो जाएगा। लिख लिया सबने? नहीं लिखे? अगला निम्न के उत्तर लिखना, सही विकल्प चुनना, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं। देखिए एमसीक्यू क्या है? पहला प्रश्न, इसके डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रगामी तरंगों की चाल होती है। प्रगामी क्या बोला? तरंगों की चाल। पहला है ना फर्स्ट, किसी भी तरह की चाल जब निकालेंगे अपन तो आएगा लेमड़ा इंटू, या तो एन लेमड़ा लिखा हो या लेमड़ा न्यू लिखा हो, कोई सा भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, किसी डोरी में तनाव बढ़ने पर तरंग की चाल, किसी डोरी में तनाव बढ़ने पर
तरंग की चाल क्या रहती? अपरिवर्तित। क्या लिखेंगे? अपरिवर्तित रहती है। अगला तीसरा है ना, तीसरा देखिए, माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में ध्वनि की चाल बहुत सही सबसे अधिक होती है? जितना ठोस होगा उतना ही अधिक होगा, सबसे अधिक होती है। तो ठोस क्या लिखेंगे? ठोस। जितना ठोस होता है उसकी चाल उतनी अधिक होती है। आप लोग देख लीजिए, जैसे अपन यहाँ से बोल रहे हैं तो आप तक आवाज़ कम आ रही है। अगर मैं पाइप में बोलूँगा ठोस है ना, तो बहुत तेजी से आ जाएगी। ट्रेन की पटरी पर कान लगा लेना, ट्रेन 1 किलोमीटर दूर रहती तो भी आ जाती, पर वायु में तो नहीं आती। आप एक प्रैक्टिकल देखना कभी भी, पर ट्रेन की पटरी में जाना नहीं, ऐसा नहीं कि तुम जाके सो जाओ तो मजा आ रहा है। ट्रेन 1 किलोमीटर दूर रहेगी तो आपको आवाज़ आती है, ट्रेन की पटरी है, क्योंकि वहाँ ठोस मारते है ना। और अपन जैसे एक पाइप ले लो, तार ले लो, तार को इधर जोर से मारो और उसे उधर ले जाकर देखो तो वो कान में टन टन की आवाज़ आएगी, वहाँ लोहा ठोस होगा, परंतु अपन बोलेंगे तो वो आवाज़ मानी जाएगी, है ना। तो जितना ज़्यादा ठोस होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल आवाज़ गति नहीं। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। सरल और निम्न में से सरल आवाज़ गति, निम्न में से सरल आवर्त गति नहीं, आवर्त गति नहीं है। बच्चों, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? पहले तो ये अच्छे से समझ लो। आवर्त गति सरल हो सकती है, मैं घुमा करके यहाँ आ रहा हूँ बार बार तो मेरी गति आवर्त हो सकती है, मैं टेढ़ा मेढ़ा जाकर भी आ रहा हूँ तो भी मेरी आवर्त। पर सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? वह गति जो अपने मूल बिंदु को दोनों सरल रेखा में हो गई, नहीं समझ में आया? वह गति जो अपने मूल बिंदु को दोनों किसमें हो? सरल रेखा में। तो इसमें पहला एग्जांपल दे रखा सरल लोलक की गति, तो ये तो है। दूसरा लिखा स्प्रिंग के द्रव्यमान। अब स्प्रिंग ऐसे लिखा देगा, ऐसी स्प्रिंग है, इसमें द्रव्यमान लटका दिया, इसको पकड़ के छोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इससे मूल बिंदु से ऊपर जा रहा है, तो ये भी है। फिर तीसरा लिखा इसमें वृत्ति गति। पंखा चल रहा है, ये गति आवर्त गति नहीं, ये आवर्त गति है, सरल आवर्त गति नहीं। कौन सी गति है? आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु बार बार अपने मूल बिंदु से ऊपर गुजरती रहती है, एक ही बिंदु से, उसे अपन आवर्त गति कहते हैं। परंतु यदि सरल रेखा में बार बार अपने मूल बिंदु से ऊपर दोनों बार, यहाँ इधर भी आया फिर वापस गया, तो मूल बिंदु से जा रहा। तीसरा चौथा पॉइंट, यू आकार की नली में दोलायमान पारे करती। यू आकार की नली ऐसी रहती है, ऐसी, उसमें पारा भर दे, क्या भर दे? तो पारा के ऊपर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, तो अपने मूल बिंदु से ऊपर नीचे आ रहा है ना। तो देखिए तीनों गतियां सरल आवर्त गति, परंतु किसी वृत्ति गति को समझ में आ गया? क्यों नहीं? वो आवर्त गति है। कौन सी गति है? आवर्त गति। वो इसी समय में अपने बार बार अपने पथ पर जा रही है, परंतु वो कौन सी गति नहीं है? समझ में आ गया? तो क्या आएगा इसका? वृत्ति गति। आंसर कौन सा है? वृत्ति गति। अगला प्रश्न कौन सा है? देखो, निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है? 5। निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है? सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, कौन सा फलन? देखिए, यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी हो नहीं सकता है। साइन का इसी पर ग्राफ बना के कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। साइन का ग्राफ देखा आपने? साइन वो ऐसे बनता है। इसमें साइन जहाँ कहीं पे आएगा वो वाला जो है स्क्वायर का भी बनेगा, e टू द पावर तो यहाँ दोनों c वाला करेक्ट है इसका, साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है ना। तो ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव के अब 2-2 अंक वाले प्रश्न, उसमें 2-2 अंक का प्रश्न भी आ रहा है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 2-2 अंक का आ रहा है और एक 3 अंक का आ रहा है, ठीक है ना। तो 2-2 अंक वाले प्रश्न देख ले। पर देखो, सरल लोलक आवर्त का ये ओमेगा टी प्लस 5। अगला प्रश्न, थीटा लिखा उसने, इसमें थीटा लिखो उसमें। अगला प्रश्न देखिए,
सरल लोलक आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर, प्रश्न लिखेंगे, सरल लोलक आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न लिखा क्यों रे? अरे प्रश्न लिखा, सरल लोलक आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? इसको यहाँ पे सरल लोलक क्या आवर्तकाल का हमने पढ़ा T बराबर 2 पाई एंड अंडर रूट L। ये आवर्तकाल की बात कर रहे हैं, T का यही है। अब आपको कौन से कारक दिख रहे हैं? ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो कारक है ही नहीं। बताओ कौन से दिख रहे हैं? लंबाई, और लंबाई आपने प्रैक्टिकल किया था, उसमें वो धागा जो था ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रभावकारी लंबाई। क्या बोलते हैं? प्रभावकारी लंबाई। क्या लिखेंगे कि सरल लोलक का आवर्तकाल, सबको बहुत आसान हो गया। सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। बोलो कौन से कारक? नंबर 1 प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई। बोलो, अरे सुनो, क्या लिखेंगे कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती। किसी सरल लोलक का कौन सा आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई के वर्गमूल के, है ना बच्चों? वर्गमूल के कैसा होता है? समानुपाती। ये आया समझ में? यानी कि अगर T समानुपाती अंडर रूट ऑफ, ये पहला पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? दूसरा नंबर ध्रुवीकरण G पर, ध्रुवीकरण G पर क्या लिखूं? किसी सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुवीकरण के, देखो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसके ध्रुवीकरण के वर्गमूल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? T समानुपाती 1 बटा, नहीं आया तो बढ़िया। दोनों अगला प्रश्न सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कलाई घड़ी बांध के किसी मीनार की चोटी से मुक्त रूप से गिरता है, क्या गिरते समय उसकी घड़ी में यथार्थ समय बताए? एक व्यक्ति है जिसने अपने हाथ में घड़ी बांध ली और वहां से कूद रहा है, कहाँ से? ऊंचाई से, तो क्या उसकी घड़ी में कोई समय में परिवर्तन आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी घड़ी जो है वो स्प्रिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो करंट में थोड़ी निर्भर करती है। अरे निर्भर करती क्या? ऐसा नहीं कि घड़ी ले जाके अपन वहाँ ऊपर ले जाके बंद हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी क्या? उसमें चाबी भरेंगे तो चलती रहेगी। या आजकल तो ऑटोमेटिक घड़ी आ गई सारी, है ना? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। ये सबको बड़े समझ में आ गया ना? अगला देखना, क्या लिखेंगे? घड़ी
यथार्थ समय बतावेगी। क्या लिखिए? यथार्थ समय बतावेगी, बताएगी। क्योंकि घड़ी स्प्रिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है तथा इसका मान किस पर निर्भर नहीं करता बच्चों? गुरुत्वीकरण पर निर्भर नहीं करता, त्वरण पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ये सबको समझ में आ रहा है? आगे सबको समझ में? अगला समझो, अनुनाद क्या है? अनुनाद क्या है? अजय तुमने कभी देखा अनुनाद को? कहाँ देखा? कहाँ होता है अनुनाद? अनुनाद क्या है? आप जब कभी भी कमरा खाली हो जाए, है ना, या एक आध बर्तन रखा और जोर से बोलते तो उसमें टन की आवाज आने लग जाए, आती? उसको क्या बोलते हैं? अनुनाद। या फिर अपने बाहर साइकिल स्टैंड पर एक और टीन शेड लगा हुआ है, उसमें पोल पर उसको स्टैंड कर रखा है, उसको थोड़ा जोर से पुश करके हर बार धीरे धीरे आप उसको प्रेस करके रखें तो वो और जोर से घूमने लग जाएगा, और जोर से घूमेगा। या बच्चा झूल रहा है और उस झूले को एक बार जोर से पुश कर दिया और जब अपने पास आए तो उसको धीरे से पुश करवाओ तो उसकी जो है वो और तेजी से बढ़ने लग जाएगा। आप बेले में जाते हैं और वो लोग पैर से झूला चलाने वाले लोग रहते हैं तो पहली बार वो या फिर हाथ से खींचने वाला झूला उसको बहुत तेजी से खींचेंगे, फिर दूसरी बार आएगा तो ऐसे हर बार वो धीरे धीरे हाथ लगाते रहते तो घूमता रहता। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। क्या बोलते उसे? तो लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर अनुनाद क्या कहते हैं? अनुनाद जब किसी वस्तु पर क्या लिखा अपन? जब किसी एक ऐसी आवृत्ति का बल लगाया जाए, का बल लगाया जाए जिसकी आवृत्ति स्वाभाविक बल के बराबर, स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक बल के बराबर है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम से दोलन करने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? अनुनाद कहते हैं। अब इसको समझाना है, इसको क्या करना है? तो सैनिक जब किसी पुलिया को पार करते हैं, सैनिक जानते हो, और वो कदम से कदम मिला करते हैं, कैसे चलते हैं? जब उनका कदम एक पड़ेगा तो सब एक बार, तो जब पुलिया को पार करते हैं तो वो क्या करेंगे? उनको कहते हैं कदम तोड़ के चलो। मतलब वो पीटी जैसे करते ना, आपने पीटी करते हुए देखा होगा, हर बार उनका एक पेड़ नीचे जाएगा। जब पुलिया को पार करेगा हर बार एक ही पेड़ जाएगा तो पुलिया में भी क्या हो जाएगा? अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा, और अनुनाद उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे और जोर जोर से कंपन करने लगेगी, हो सकती है पुलिया टूट जाए। क्या हो जाए? ये आप अपने फिजिक्स का रूल है वहाँ। तो जब कभी किसी सैनिक पुलिया को पार करते हैं कदम ताल मिलाते हुए तो उनको कहा जाता है आप कदम तोड़ कर चले। क्या बोलेंगे उनको? कदम तोड़ कर। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें अनुनाद उत्पन्न ना हो जाए और पुलिया टूट जाए। समझ में आ रहा? हो गया क्लियर? अगला प्रश्न देखो, अगला व्यक्तिकरण और विस्मरण में अंतर लिखो। ठीक, पहले लिखो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो।
बच्चों इसको समझ लो पहले, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। जैसे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये एक बिंदु है ना, यहाँ आकर के एक तरंग टकरा गई, जैसे मैं आया तो मैंने कोई लड़का खड़ा था उसको जोर से धक्का दिया तो वो लड़का यहाँ पे चला, फिर दूसरा आया कोई उसने धक्का दिया तो ये यहाँ चला है, ठीक है। अब दोनों एक साथ आकर के क्या टकराएंगे, ऐसे ये यहाँ आकर, तो तरंगों में भी अध्यारोपण में यही है कि जब दो समान आयाम, क्या बोला मैं, और समान आवृत्ति की दो तरंग या दो तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ होती है, ये माध्यम का एक बिंदु है, यहाँ दो तरंगे एक साथ होते हैं, तो उनके द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन का मान उनके द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशों के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। कैसे लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक तरंग, दो या दो से अधिक तरंग, अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, क्या करती है बच्चों, एक साथ पहुंचती है, तो उनके द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिशों का कौन सा योग, सदिश योग, किसके बराबर होता है, परिणामी विस्थापन, उनके द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग परिणामी विस्थापन के बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है। अब देखो ये तो लिख लिया, माना कितनी तरंग, n तरंग माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती, किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती, एक साथ पहुंचती है, तो उनके द्वारा उत्पन्न विस्थापन, तो उनके द्वारा उत्पन्न विस्थापन क्या आएगा, y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस, इसे चलते जाएगी, क्या लिख देंगे, y वेक्टर, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है, ये किन तरंगों पर लागू होता है, ये कहाँ लागू हो जाता है और कहाँ लागू नहीं होता, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सिद्धांत कहाँ लागू होता है, तो देखो बच्चों, मैंने तरंगे कितने प्रकार की पढ़े आपको, कौन कौन सी, एक ये तो समझ में आ गया, ये दोनों तरंगों पर लागू होता है, ये दोनों प्रकार की तरंगों पर लागू होता है, परंतु अधिक आयाम की तरंग, कौन कौन सी अधिक आयाम, अधिक आयाम, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा आयाम क्या वर्ड आ रहा है, मैं बताता हूँ। आयाम की तरंगे, क्या अधिक आयाम की तरंगे कौन कौन सी, भूकंप, क्या बोला मैं, और सुनामी, सुनामी नाम सुना, कहाँ थी, समुद्र, भूकंप तथा सुनामी से उत्पन्न तरंगों में लागू नहीं होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये कहाँ लागू नहीं होता, तो कहाँ नहीं होता है, भूकंप तथा सुनामी से उत्पन्न तरंगों में लागू नहीं होता है। क्लियर हो गया, अरे समझ में आ गया। अब एक प्रश्न नोट कर ले जल्दी से, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर लिखो। अगला प्रश्न, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर लिखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बहुत अच्छे से याद करें सभी, है ना। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखो, क्या है अनुप्रस्थ, एक तरफ लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग और एक तरफ लिखेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। अभी यहाँ बताया था तरंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अब अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, वेरी गुड, अनुप्रस्थ तरंग, पहले क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग, और यहाँ क्या लिखेंगे, अब इनका एक नाम और भी है, यही नहीं है, इनका नाम एक और है, देखो किताबों में अलग अलग लिखा, इन तरंगों को अपन अनुप्रस्थ तरंगों को प्रकाश तरंग भी बोलते हैं, क्या बोलते
इनको? अगर ऐसा पूछे तो भी लिख सकते हैं। और इनको अपन ध्वनि तरंगे बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? अगर आपको यूँ पूछ ले कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखो तो सो गुड, बट ऐसा पूछ ले कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर तो संगत पढ़ाई नहीं, तो दोनों में से कोई सा भी, या इसको एक और बोलते हैं, इनको मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे। इनको कौन से बोलते हैं? प्रकाश तरंगे। और एक और क्या नाम इनका? तो यांत्रिक आएगा तो भी लिखना है, समझ में आ रहा? ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, यांत्रिक तरंगे, सभी एक ही बात। सब कुछ क्लियर हो गया? हो गया? अब इसका पहले क्या बताया था और इसका क्या बताया? पहले इसका क्या बताया? दोनों जल्दी से। ये तरंगे स्रंग और गर्द के रूप में चलती, यह तरंगे स्रंग और गर्द के रूप में चलती, गर्द के रूप में चलती। समझ में आ रहा ना? इसमें क्या लिखना है? यह तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप में चलती, संपीड़न व विलयन के रूप में चलती है, के रूप में चलती। आगे बोलो। एक तो हो गया, बढ़िया, समझ में आ रहा है तो शानदार। दूसरा बता। ऐसे चलती नहीं है, ये निर्वात में गमन कर सकते। कहाँ पर? देखो, यह निर्वात में गमन करते, निर्वात में गमन कर सकते। ये क्या करेंगे? दूसरा लिखेंगे, ये निर्वात में गमन नहीं करती, यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। समझ में आएगा? हाँ, तीसरा बताओ। दो तो बहुत अच्छे समझ में आए, तीसरा बोलो। तीसरा, इनकी चाल बहुत अधिक होती है। कितनी होती है इनकी चाल? प्रकाश की चाल, इनकी चाल बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक कितनी? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। इनकी चाल बहुत कम होती है, इनकी चाल बहुत कम होती है। कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड। चौथा गुण लिखो, यह ध्रुवण का गुण प्रदर्शित। कौन सा? और यह ध्रुवण का गुण प्रदर्शित चारों समझ में याद हो जाएंगे? अरे प्रश्न सरल है, कठिन है? बहुत आसानी से हो जाएगी ना, कोशिश करेंगे तो पूरे हो जाएंगे। और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे फिजिक्स में अगर थोड़ी सी कोशिश करें। अगला प्रश्न, व्यक्तिकरण और विवर्तन में है, व्यक्तिकरण और विस्पंद में अंतर है। क्या लिखना है? व्यक्तिकरण और विस्पंद में अंतर है। व्यक्तिकरण और विस्पंद में अंतर, जल्दी से, ये लास्ट है, फिर कल करेंगे आगे ना, एक और करा देंगे इसके बाद, फिर आगे का। व्यक्तिकरण और विस्पंद में अंतर, व्यक्तिकरण और विस्पंद में अंतर। क्या लिखा आपने? व्यक्तिकरण और क्या? व्यक्तिकरण और विस्पंद में। और जिसकी बस हो जा सकता है ना, किसी गर्ल्स को प्रॉब्लम हो तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जा रहे हैं, मेरी ये बात बहुत भगवान जा रहे हैं यार। देखो इतने बड़े भाग्यशाली जो भगवान को पढ़ाते हैं, है ना, नाम ही भगवान उसका। अच्छा, क्या लिखा? व्यक्तिकरण और विस्पंद में। तो एक तरफ लिखेंगे व्यक्तिकरण, क्या लिखा आपने? और दूसरी तरफ क्या? विस्पंद। अब देखो व्यक्तिकरण क्या होता है और विस्पंद क्या होता है। क्या नंबर 1 डालो व्यक्तिकरण। देखो, माध्यम के किसी बिंदु पर, इसमें है ना, व्यक्तिकरण में ऐसा लिखा, व्यक्तिकरण में
माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर व्यतिकरण में माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर स्थिर रहता है। तरंगों के बीच कालांतर स्थिर रहता है। क्या रहता है उसको, है ना। और यहाँ लिखेंगे विस्पंद में नंबर 1, विस्पंद में माध्यम के किसी बिंदु, माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर बदलता है। पहला सबको समझ में आ रहा है। सेकंड में लिखेंगे व्यतिकरण में, क्या लिखेंगे, व्यतिकरण में तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, लगभग जैसे होती बच्चों बराबर हो। और यहाँ विस्पंद में लिखेंगे, विस्पंद में तरंगों की आवृत्ति बराबर नहीं होती, है। तीसरा पार्ट है ना, आवृत्ति बराबर होती है, आवृत्ति बराबर नहीं होती, कालांतर बदलता, कालांतर नहीं बदलता, है ना। इसमें व्यतिकरण में तरंगों का आयाम स्थिर रहता है। व्यतिकरण में तरंगों का आयाम स्थिर रहता है। इसमें क्या लिखें, विवर्तन में, सॉरी विस्पंद में तरंगों का आयाम बदलता है। ठीक है। चौथा पॉइंट लास्ट, या व्यतिकरण में तरंगों की तीव्रता स्थिर रहती है। और यहाँ क्या लिखेंगे, चौथा विस्पंद में तरंगों की तीव्रता बदलती रहती है। हो गया, तो क्या है। अब आपके मन में एक शब्द आ रहा, आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है ना। ये इधर थोड़ी 10 मिनट का समय हो, 2 मिनट कुछ से कुछ 3 मिनट में और समझा देंगे। जैसे तरंग ऐसे चल रही थी, चली, तो आयाम किसे कहते हैं, किसे कहता है। तो ये मूल बिंदु है, इसका एक और अधिकतम विस्थापन इधर भी मिला था। किसी भी तरंग का मूल बिंदु से एक और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है। जैसे तरंग कैसे गति कर रहा है ना, तो ये इधर गया और इधर गया, तो मूल बिंदु ये है, यहाँ से इधर कितना गया और यहाँ इधर कितना गया। समझ में आ रहा। मूल बिंदु से एक और अधिकतम विस्थापन तरंग का क्या कहलाता है, आवृत्ति किसे कहते हैं। 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर, इसको 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर। जैसे तुमने देखा होगा अपनी एमएम मिलता है 100.1 mHz, बोलते ना, तो एम का तो हो गया मेगा। ये आप सवेरे सवेरे आप इंदौर स्टेशन चलाते तो 450 किलो हर्ट्ज पर वो होता है। इंदौर स्टेशन सुना कभी किसी ने, रेडियो, रेडियो क्या होता है सर, रेडियो मान, उसमें सवेरे सवेरे इंदौर स्टेशन होता है, 6 बजे उसको सुनेंगे। ये 450 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का इंदौर केंद्र से बोलता है। अब 450 को समझ में आ गया, किलो मतलब 1000, अगर इसको ऐसे चेंज कर लेंगे तो 4,50,000 हर्ट्ज, मतलब वहाँ से जो भी तरंग निकलती है वो 1 सेकंड में 4,50,000 चक्कर लगाएगा। ठीक है,
4,50,000। इतना ज़्यादा चक्कर लगाती है कोई तरंग ऐसे चलती है। तो ये जो चक्कर है वो कितनी देर में, 1 सेकंड में कितने लगाती है? 4,50,000। MHz, तो MHz का मतलब होता है मेगाहर्ट्ज। तो ये ऐसा हो जाएगा 10⁵ कितना हो गया? 1,001 लाख प्रतिघात। तो कैसे बोलेंगे? सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख, ठीक है गाइस, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 10 लाख। जो अपना इफेक्ट चलता है वो 1 अरब 10 लाख चक्कर 1 सेकंड में। यहाँ से जो तरंग निकलती है वो सुनाई देती ना अपन को। विविध भारती से आप गाने सुनेंगे तो गाने सुनेंगे वो वहाँ से कितने फ्रिक्वेंसी से कर रही है, और अपने मोबाइल से आकर के फिर उनको सुना क्या गाना आ रहा है, मजा आ गया। इतना जबरदस्त वहाँ से ये तरंगें कितना वाइब्रेशन करती थी। तो तरंग आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। समझ में आ गया? एक होता है इसका तरंग ढेर। तो तरंग ढेर किसे कहते हैं? ये तरंग ऐसे चली थी यहाँ से, तो ये से तो 2 सुरंगों के बीच की दूरी या 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंग ढेर बोलते हैं। अब तरंग ढेर समझ में आ रहा ना? 2 सुरंग अथवा 2 गर्तों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तरंग ढेर। आयाम किसे कहते हैं? मूल बिंदु से और अधिकतम विस्थापन। आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकंड। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? 2 सुरंग। अब तुम ये कहोगे सर आपने वो बताया मेरे को अनुदैर्घ्य में क्या करो? 2 संपीड़न और 2 विरलन। क्रमागत 2 संपीड़न ले लो, 2 विरलन के बीच की न्यूनतम दूरी को उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आप लोग सब घड़ी देख रहे हैं? अपने आप चल गया जादू। तो ये तुमको समझ में आया ना? कल अपन इसके आगे फिर आपको ये नोट करना है कि प्रतिदिन 1 यूनिट की कंप्लीट पढ़ के जाए, है ना? नियम में कहीं सर आप पढ़ाओ ना, पढ़ा देंगे, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो आपका क्या होगा, एग्जाम में एक इधर उधर 1% देखने की जरूरत नहीं। जैसे आपने ये सारे प्रश्न किए आपको पूरा 100% पेपर के यार सारे याद है, बस याद ही तो करना है। समझ में आ रहा ना? हो जाएगी, ऐसी कठिन नहीं है। चलो ठीक, थैंक यू। कल भी बता दें,